शुभ दिन प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जो आपके लिए लेकर आया है कक्षा 4 से 10 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के विषय में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसको वर्ण कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा और आगे। वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। स्वर अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती। तो सबसे पहले देखते हैं स्वरों के विषय में। स्वर जिनको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक ह्रस्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर, नंबर तीन प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर संख्या में 5 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और लृ। इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण एक मात्रा में किया जाता है। और उसके बाद क्या आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। इनका उच्चारण दो मात्राओं में किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आता है प्लुत स्वर। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का उच्चारण तीन मात्राओं में किया जाता है तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर मंत्रों में या वैदिक मंत्रों में किया जाता है। और अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन किस प्रकार इनका निर्माण होता है आइए देखें। अ धन ई। जब अ के साथ ई को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ए। इसी प्रकार अ धन ए तो क्या बनता है? आए। अ धन उ तो क्या बनता है? ओ। अ धन ओ तो क्या बनता है? औ। तो इस प्रकार इन संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। और अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों को भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक स्पर्श व्यंजन, नंबर दो अंतस्थ व्यंजन, नंबर तीन ऊष्म व्यंजन। है ना? स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के अलग अलग भागों का स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 अलग अलग वर्ग होते हैं और हर वर्ग में अलग अलग वर्ण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखें। सबसे पहले कवर्ग। कवर्ग के वर्ण क, ख, ग, घ और ng। इसके बाद चवर्ग। चवर्ग में क्या क्या है? च, छ, ज, झ और य। फिर आता है टवर्ग। टवर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ और ण। और उसके बाद तवर्ग। तवर्ग में त, थ, द, ध और न। और फिर पवर्ग। पवर्ग के वर्ण प, फ, ब, भ और म। तो ये हुए 5 वर्ग। 5 वर्ग और उन 5 वर्गों के 5-5 वर्ण, तो कितने हो गए कुल मिलाकर? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि इन 5 वर्गों का जो ये अंतिम वर्ण होते हैं, इनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, इसीलिए इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। और अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व। इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुंह के अंदर ही रहती है, तो इस प्रकार इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और फिर आ जाता है हमारा क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, स, श, श और ह। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। तो कितने हुए? 25 और धन 4 धन 4, कुल मिलाकर कितने हो गए?
33। और स्वरों की संख्या यदि हम देखें तो ह्रस्व स्वर कितने हुए? 5। दीर्घ स्वर कितने? 8। तो 5 और 8 मिलाकर कितने हो गए? 13। तो स्वरों की संख्या हुई 13 और व्यंजन हुए हमारे 33। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। फिर आता है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? विसर्ग और हलंत को अयोगवाह कहा जाता है। जब किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगता है या किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगता है तो हम उसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विशेष रूप से हम देखते हैं क्या, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जब हम क धन श धन अ, क धन श धन अ, इनको मिलाते हैं तो हमारा जो व्यंजन आता है संयुक्त व्यंजन के रूप में वो आता है क्ष। अब देखिए, क की ध्वनि और श की ध्वनि, इन दोनों को मिलाकर क्ष की ध्वनि बनती है। और हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, कक्षा, है ना? तो हमने क्या किया, इन दोनों की ध्वनि को इसमें प्रयोग किया, है ना? इसी प्रकार त धन र धन अ, तो क्या बना? त्र। इसका प्रयोग कैसे होता है? पत्र, चित्र, है ना? और आगे ज धन य धन अ, तो क्या बनेगा? ज्य। बहुत से लोग इसको ज्ञ भी कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण, जो इसका सही उच्चारण होगा वो ज्ञ नहीं होगा। इसका सही उच्चारण जो होना चाहिए वो होना चाहिए ज्य, है ना? जब हम इन दोनों स्वरों, इन दोनों व्यंजनों को मिलाकर जब हम एक नया व्यंजन बनाते हैं तो इन दोनों व्यंजनों की ध्वनि का हम इसमें प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने त और र को मिलाया तो इन दोनों की मिश्रित ध्वनि का हमने त्र में प्रयोग किया। तो जब हम ज और य को मिलाते हैं तो इन दोनों की मिश्रित ध्वनि ही तो इसमें प्रयोग होगी ना। तो इसका प्रयोग क्या होना चाहिए? इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए? इसका उच्चारण होना चाहिए ज्ञ, जैसे ज्ञान या यज्ञ। ठीक है, अब इसके बाद आता है श धन र धन अ, तो इन दोनों की ध्वनि से मिलाकर एक नया वर्ण बनेगा क्या? श्र, जिसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? श्रम, है ना? लिखने में करते हैं, पढ़ने में करते हैं श्रम, और या श्रीमान। ठीक है, हाँ तो बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्णों के विषय में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और क्या-क्या उनका विभाजन होता है। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा वर्णों के विषय में, वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर संख्या में 5 होते हैं और उनका उच्चारण एक मात्रा में किया जाता है। दीर्घ स्वर संख्या में 8 होते हैं और उनका उच्चारण 2 मात्रा में किया जाता है। प्लुत स्वर, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को मिलाकर ही प्लुत स्वरों की संख्या होती है। और प्लुत स्वर का अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब हम किसी भी स्वर को 3 मात्रा में उच्चारित करते हैं तो वो प्लुत स्वर बन जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त स्वरों के बारे में, जो कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर तो ये होते ही हैं। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजनों के विषय में। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और उन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं जिनकी संख्या होती है 25। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और फिर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? स, श, श और ह। तो इस प्रकार कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या हो जाती है हमारी कितनी? 33। और स्वरों की संख्या कितनी थी हमारी? कितनी थी? 13। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है हमारी 13 और व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 33। उसके बाद हमने जो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अयोगवाह। अयोगवाह विसर्ग और हलंत। विसर्ग और हलंत को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। फिर
विशेष रूप से हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजनों के विषय में, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनका निर्माण कैसे होता है? क और श को मिलाकर बनता है क्ष, त और र को मिलाकर बनता है त्र, ज और य को मिलाकर बनता है ज्ञ और श और र को मिलाकर बनता है श्र। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्वरों के व्यंजन हमेशा अधूरे रहते हैं, इसलिए हमेशा स्वरों की सहायता से ये पूरे किए जाते हैं। आशा है आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आई होगी। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए देखते रहिए इंस्टा संस्कृत। नमस्कार।